अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। आज का हमारा नॉवेल स्टार्ट करते हैं। मोहतरमा ताशा मुराद साहिबा, इंतहाई एहतराम से इसका नाम पुकारा गया था, लेकिन खुश होने के बजाय इसने खौफ से थूक निकला। अरे अंधेरे में क्या नज़र आएगा भाईजान, ज़रा टॉर्च ऑन करें ताकि आपको भी पता चले मोहतरमा की हरकतों के बारे में। आप हर वक्त हमें ही डांटते रहते हैं, आज आपको पता चलेगा कि फ़साद की असल जड़ कौन है। अरसल ने अपने मरहूम चचा की दख्तर नेक अख्तर की शान में गुस्ताखी की। इसकी आवाज़ सुनकर ताशा ने गुस्से से दांत पीसे थे। इसका बस नहीं चल रहा था कि वो अरसल का मुंह तोड़ डाले। तुम मेरे हाथों से ज़िंदा नहीं बचोगे, सिर्फ एक बार मुझे इस जल्लाद के चुंगल से रिहाई मिले तो इसके बाद जो तुम्हारा हशर करूँगी वो तुम्हारी नस्लें याद रखेंगी। जल्दी से नीचे उतरो। हवेली के सबसे बड़े और खड़ूस बेटे की आवाज़ सुनकर वो होश की दुनिया में आई और दिमाग में पकता हुआ पुलाव एक बार फिर से जलकर राख हो गया। वो इस वक्त दीवार पर बैठी हुई थी और अभी खलांगने ही वाली थी कि वो लोग वहाँ पहुँच गए। उल्लू की तरह अपनी आंखें गोल गोल घुमाना बंद करो और जल्दी से नीचे उतरो। अब की बार वो हलक के बाल दहाड़ा तो वो खौफ से कांप उठी। तौबा तौबा, किस कदर वहशत रिंदों की तरह बर्ताव करता है, इससे गुस्से से सर झटकते हुए सोचा था। एक तरफ मौत थी तो दूसरी तरफ खाई थी। मौत कबूल करने से बेहतर है कि मैं खाई में छलांग लगा दूं, लेकिन इसके बाद भी मैं डायरेक्ट ऊपर ही जाऊंगी। वो इस वक्त बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी। अपने कज़न शहीर के कहने पर इसने रात के वक्त कंसर्ट पर जाने का प्रोग्राम तो बना ही लिया था, मगर इसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि इसका बनाया हुआ प्रोग्राम इस तरह गंदे तरीके से कैंसिल हो जाएगा। नीचे उतरो। दूसरी बार फिर से आवाज़ सुनाई दी, लेकिन इस बार लहजा धमकी अमेज़ था। वो पहले कुर्सी रखकर कुर्सी की मदद से ऊपर चढ़ी थी, लेकिन अरसल ने दीवार के साइड से कुर्सी उठा ली थी। सरदार शाहनवाज ने जब अरसल को घूरा तो वो गड़बड़ाते हुए तेज़ी से आगे बढ़ा और कुर्सी उठाकर दीवार की साइड पर रख दी, लेकिन गड़बड़ाहट और अंधेरे में उसे कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था। कुर्सी पर पाँव रखने के बजाय इसने हवा में पाँव रखा और फिर अगले ही बल वो मुंह के बल ज़मीन पर गिर गई। हाय अल्लाह, मैं मर गई। अरसल, तुम्हारा कुछ भी ना बचे। मुझे पता था कि तुम मुझे जान से मारना चाहते हो और ये तुम्हारी ही की हुई साजिश थी। अगर मुझे कुछ हुआ तो मरने के बाद मेरी रूह तुम्हें छोड़ेगी नहीं। चुन चुन के बदले लूँगी तुमसे और हवेली के सबसे जालिम बेटे से। वो जो बोलने पर आई थी तो चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। सरदार शाहनवाज ने इसको नापसंदीदा नज़रों से घूरा। इसने अरसल को वहाँ से जाने का इशारा किया और ख़ुद मजबूत कदम उठाता हुआ इसके करीब आकर खड़ा हो गया। इसको बाजू की मदद से पकड़कर उठाया और इसके वजूद को झटका दिया। इसने पट से अपनी आंखें खोल दी थी। सर में शदीद दर्द हो रहा था और अपने पैरों में खड़े अपने शौहर को देखकर उसे अपने आगे पीछे चांद और तारे नाचते हुए दिखाई दे रहे थे। वो मुझे लग रहा है कि मेरे दिमाग पर गहरी चोट लग गई है। इसने अपने माथे को बेचैनी से मसला और इंतहाई बेचारगी भरे अंदाज में कहा, तुम्हारी सारी चोटों पर मैं मरहम रखता हूँ, तुम मेरे साथ तो चलो। वो खूनख्वार लहजे में बोला था। इसकी आंखें गुस्से के मारे लाल हो रही थीं, जबकि इसके माथे की रगें तनी हुई थी। समझाया था मैंने तुम्हें, कोई भी ऐसी हरकत मत करना जिसके बाद तुम्हें पछताना पड़े, मगर तुम हो कि जैसे मेरी कही हुई कोई बात समझ ही नहीं आती है। हाय अल्लाह जी, मेरा सर गोल गोल घूम रहा है। हाय मेरे रब्बा, ये मेरे साथ क्या हो रहा है। वो इसकी बातों को नज़रअंदाज करके अपना सर दोनों हाथों में थामे ववेला मचाने लगी। मुझे लग रहा है कि मैं बेहोश हो रही हूँ। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा है और मैं बेहोश हो गई हूँ। ये कहकर वो ज़मीन पर गिर गई। इसने अपनी आंखें बंद कर ली थी। इसको लग रहा था कि शाहनवाज हवेली की किसी औरत को या मुलाजमा को आवाज़ देगा और फिर उसे हुक्म देगा कि वो इस लड़की को लेकर कमरे में जाए। वो एक बहुत बड़ी ड्रामेबाज थी और इस बात से शाहनवाज भी बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ़ था। वो चंद लम्हे तक तो खामोशी से इसके चेहरे को घूरता रहा। अपने चेहरे पर नज़रों की तपिश को महसूस करते हुए वो होले होले काँपने लगी। ये यहाँ से जा क्यों नहीं रहा है? आखिर ये क्या करना चाहता है? हवेली की किसी मुलाजमा को आवाज़ क्यों नहीं दे रहा? मुझसे आंखें बंद रखना बहुत मुश्किल हो गया है। उफ़, कितना अंधेरा है यार। सोने के अलावा मोहतरमा कम ही आंखें बंद करती थी। हर वक्त इनके दिमाग में कोई ना कोई शरारत तो चलती रहती थी। कभी कभार तो ऐसा होता था कि वो सोते हुए भी उठ बैठती थी।
जब तक वो किसी को परेशान ना करती, किसी को तंग ना करती, तब तक इसके दिल को चैन नहीं मिलता था। शाहनवाज़ हल्का सा झुका और उसे अपने बाजुओं में उठा लिया था। इसका सर शाहनवाज़ के सीने से जा लगा तो वो जिलो जान से काँप उठी। मेरे रब, ये क्या करने वाला है? ये तो खड़ूस इंसान है, ये कैसी हरकतें कर रहा है? हो सकता है कि ये मुझे मेरे कमरे में लेकर जा रहा हो। शाहनवाज़ ने इसकी एक बाजू अपने गले में डाल ली थी। सारी हवेली गहरी खामोशी में डूबी हुई थी। अगले दिन अरसल का एक बहुत ही अहम टेस्ट था। वो इसकी तैयारी करने के लिए अपने कमरे में चला गया था। वैसे भी इसने जो कारनामा सरअंजाम देना था, इसमें इसने कामयाबी हासिल कर ली थी और अब वो अपने कामों में मसरूफ़ हो गया था। शाहनवाज़ ने लात मारकर अपने कमरे का दरवाज़ा खोला और इसी तरह से ही बंद किया। पहले उसे जाकर बेड पर लिटाया और फिर जाकर कमरे का लॉक लगा दिया। ये कमरे का लॉक क्यों लगा रहा है और ये मुझे यहाँ पर क्यों लाया है? हाय अल्लाह, मैं तो फंसी। क्या मैं छोटी सी आँख खोल कर देख लूँ? वो मुझे देख रहा होगा, मेरा तो सारा ड्रामा ही ख़राब हो जाएगा। वो इसकी बेवकूफ़ी और इसके मासूम अंदाज़ पर ना चाहते हुए भी मुस्कुरा दिया। मोहतरमा बेहोश होने का ड्रामा कर रही थी, मगर अपने ख़यालात का इज़हार ऊँची आवाज़ में कर रही थी और उसको बिल्कुल भी इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था कि वो बातें सोच नहीं रही थी, बल्कि अपने मुँह से उगल रही थी। तुम एक फ्लॉप अदाकारा हो, इस चीज़ का अंदाज़ा मुझे आज हो गया है। चलो अब जल्दी से अपनी आंखें खोलो। शाहनवाज़ ने गुस्से से कहा तो वो आंखें थोड़ी थोड़ी खोलकर इसको देखने लगी। मुझे लगता है कि मुझे होश आ रहा है। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। जल्दी से अपने आप को होश में लाओ, क्योंकि वैसे भी थोड़ी देर के बाद तुम्हारे होश उड़ने वाले हैं। इसके कानों में हल्का सा झुकता हुआ वो इसकी रूह तक को फना कर गया था। क्या मतलब है आपका? फ़िक्र मत करो, तुम्हें सारे मतलब बहुत अच्छे तरीके से समझा दूँगा। पहले मुझे बताओ कि किसकी इजाज़त थी तुम कॉन्सर्ट पर जा रही थी? वो हल्का सा इस पर झुका तो वो तेज़ी से पीछे की तरफ हटी और फिर अपना तवाज़ुन बरकरार न रख सकी और दोबारा से बेड पर लेट गई। वो इसके गालों को उंगली के पोरों से सहलाने लगा था और इसके साथ साथ इसके चेहरे के एक एक नक्श को हिफ्ज़ कर रहा था। वो बुरी तरीके से कंफ्यूज हो रही थी। वो चाहती थी कि वो यहाँ से दूर भाग जाए। आज से पहले वो कभी भी इसके इस कदर करीब नहीं आया था और ना ही कभी कोई जसारत करने की कोशिश की थी। जब इसका शाहनवाज़ के साथ निकाह हो रहा था, तब इसने बहुत बड़ा ववेला किया था कि मैं इस खड़ूस इंसान से शादी नहीं करूँगी। उससे तो ये तो हर वक्त ही गुस्सा करता रहता है, इसने तो मेरी ज़िंदगी बेरंग कर देनी है। तब शाहनवाज़ ने इसकी सारी बातें सुनी थी, मगर वो बाद में उसे जवाब देने का इरादा रखता था। मेरा दम घुट रहा है, मेरी सांसें बंद हो रही हैं, अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं है, अभी तो मैं तुमसे काफ़ी इंच दूर हूँ। ये कहकर वो पुरस्कार अंदाज में इसके चेहरे को घूरने लगा था। आप करना क्या चाहते हैं? वो हल्का सा उसके कानों में झुका और दिल फरेब अंदाज में बोला, तुमसे प्यार। वो थोड़ी सी बेचैन हो गई थी। इसने सीने पर हाथ रखा और उसे खुद से दूर हटाने की कोशिश की, मगर बुरी तरह से नाकाम हो गई, क्योंकि इसके ऊपर आप ही इंसान जिम लगाता था और उसके सामने वो धान पान सी लड़की थी। वो तो उसे हल्का सा अपनी जगह से भी हिला नहीं सकती थी। उसे दूर हटाना तो नामुमकिन था। तुमसे जो सवाल किया था, पहले मुझे इसका सवाल का जवाब दो। इसका लहजा गुस्सीला हो गया था, वरना सज़ा तुम्हारी सोच से भी ज़्यादा बड़ी हो सकती है। वो अब इसके बालों की लट को अपनी उंगलियों के गिर्द घुमाने लगा था। फिर वो हल्का सा इसकी गर्दन पर झुका और इसकी गर्दन को अपने दांतों में लेकर ज़रा सा दबाया तो वो दर्द से कराने लगी। मुझे तकलीफ़ हो रही है। मुझे भी होती है जब तुम मेरी कोई बात नहीं मानती हो। जब वो दूर हुआ तो उसकी गर्दन में निशान बन गया था। मेरी मोहब्बत का पहला नक्श तुम्हें मुबारक हो। ये क्या किया है आपने? वो अपनी गर्दन पर हाथ फेरते हुए बोली। उसे नज़र तो नहीं आ रहा था, मगर इतना अंदाज़ा हो गया था कि वो वहाँ पर निशान छोड़ चुका है। अगर किसी ने देख लिया तो मैं इनको क्या कहूँगी? चलो इसी बहाने तुम ढंग के कपड़े तो पहनोगी और सर पर दुपट्टा तो लोगी। वो अब मसरूर अंदाज में मुस्कुरा दिया था। आप बहुत ही बुरे हैं और बहुत ही गंदे हैं। आप दूर हो जाए मुझसे। फिर से इसने सीने पर हाथ मारकर इसको हटाना चाहा तो इसने इसके दोनों हाथों को अपने हाथों में ले लिया और इसकी उंगलियों में अपनी उंगलियां फंसा ली। इसके दोनों बाजू इसके तराने लगाने के बाद वो फिर से इसके चेहरे पर झुक गया। अब की बार इसने इसके होंठों को अपनी गिरफ्त में ले लिया था और हल्का हल्का चूमने लगा था, लेकिन फिर लम्हे में ही इसकी शिद्दतों में इजाफा होने लगा। तुम्हें पता है ना, मुझे हुक्म अदवली करने वाले लोगों से शदीद नफ़रत है। तुम्हारे मामले में मैं किसी किस्म का कोई रिस्क नहीं ले सकता हूँ। तो फिर क्यों जा रही थी कॉन्सर्ट पर?
वो जवाब तलब नज़रों से उसके चेहरे की तरफ देखने लगा था, लेकिन जवाब कोई मसूल ना हुआ तो वो अपना किया हुआ अमल दोबारा दोहराने लगा। अब की बार वो ज़ोर ज़ोर से दाएं बाएं गर्दनें लाने लगी। ये क्या किया है आपने? वो अपनी गर्दन पर हाथ फेरते हुए बोली। उसे नज़र तो नहीं आ रहा था, मगर इतना अंदाज़ा हो गया था कि वो वहाँ पर निशान छोड़ चुका है। अगर किसी ने देख लिया तो मैं इनको क्या कहूँगी? चलो इसी बहाने तुम ढंग के कपड़े तो पहनोगी और सर पर दुपट्टा तो लोगी। वो अब मसरूर अंदाज में मुस्कुरा दिया था। आप बहुत ही बुरे हैं और बहुत ही गंदे हैं, आप दूर हो जाएं मुझसे। फिर से उसने सीने पर हाथ रखकर इसको हटाना चाहा, तो इसने इसके दोनों हाथों को अपने हाथों में लिया। इसने पीछे होकर ताशा को घूरा। जब तक तुम मेरे सवाल का जवाब नहीं दोगी और जब तक तुम मुझे सच सच नहीं बताओगी, तब तक तुम्हें यही सज़ा मिलती रहेगी। और अगर मैं आपको सच बता दूं तो क्या आप मुझे यहाँ से जाने देंगे? अपनी भूली हुई सांसों के साथ इसने बमुश्किल जवाब दिया। हाँ, मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूँगा। ठीक है, आप प्लीज़ पहले थोड़े से दूर हों, मैं आपको बताती हूँ। मैं यहाँ से कहीं भी नहीं जा रही थी। अरसल ने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया है। हमेशा की तरह ख़ुद को बचाने के लिए इसने झूठ का सहारा लिया था। वो इसकी कमर पर हाथ डालकर उसे खुद के करीब कर चुका था। दोनों में फ़ासला ख़त्म हो चुका था। वो इसकी सांसों के साथ अपने सीने पर महसूस कर रहा था। वो लड़की बहुत हसीन थी, इसमें कोई शक नहीं था। इसकी लंबी पलकें कभी उठती कभी झुकती थी। वो इसकी पलकों के खेल में ख़ुद को गुम होता हुआ महसूस कर रहा था। और फिर इसके भरे भरे होंठ पर इसने उंगली फेरी। वो इसके इरादे को महसूस करते हुए किसी बिन पानी की मछली की तरह इसकी बाजुओं में तड़पने लगी थी। फिर उसे फड़फड़ाते हुए देखकर वो धीमे से अंदाज में मुस्कुरा दिया। आप मुझसे दूर हो जाएं, वरना क्या? वो इसकी बात काटते हुए बोला था। एक लम्हे की खामोशी छाई रही। फिर वो दांत पीसते हुए बोली, वरना मैं सब हवेली वालों को आपके बारे में जाकर बता दूंगी। बल्कि मैं सबसे पहले दादी जान के पास जाऊंगी और इन्हें बताऊंगी। इसके बाद वो खामोश हो गई थी। वो इनको क्या बता सकती थी कि वो अपने शौहर के पास थी और इसके शौहर ने इसको किस किया था। नहीं, शर्म की वजह से इसके गाल फिर से दहकने लगे थे। हाँ बोलो, चुप हो गई हो क्या? क्या बताओगी इनको कि मेरा शौहर मेरे करीब आया था, इससे मुझे यहाँ पर प्यार किया, फिर यहाँ पर प्यार किया। मैं तो भूल ही गया था, तुम्हें तो यहाँ पर भी प्यार करना था। अब वो उंगली इसकी गर्दन से नीचे ले जा रहा था कि इसने जल्दी से इसकी उंगली पकड़ ली थी। इसके चेहरे पर खफगी फैली हुई थी। आप मेरे साथ कुछ ज़्यादा ही फ्री होने की कोशिश कर रहे हैं और अब तुम कुछ ज़्यादा ही मेरे हाथों से निकलने की कोशिश कर रही हो। बाज आ जाओ तुम, वरना मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। आपसे बुरा वैसे भी कोई भी नहीं है। तमीज़ से बात करो मुझसे, ज़बान दराज़ी मत किया करो। वो फ़ौरन ही सीरियस हो गया, तो वो भी चुप हो गई थी। वो अब अपनी कमर पर इसकी उंगलियों की सरसराहट महसूस कर रही थी। वो फिर से इसकी गिरफ्त से निकलने की कोशिशों में कामयाब हो रही थी। पहले मुझे बताओ कि तुम्हें क्या सज़ा दी जाए, मुझे माफ़ कर दिया जाए, क्योंकि अल्लाह ताला माफ़ करने वाले लोगों को पसंद फरमाता है। इसे मासूमियत से आंखें टिमटिमाते हुए कहा था। दिल था कि सीने से बाहर निकलने को तैयार था। वो सरदार साहब का ये रूप पहली बार देख रही थी। तुम्हारी सज़ा ये है कि अब तुम्हारी रुखसती 1 हफ़्ते के बाद होगी और फिर तुमसे सारे हिसाब किताब बराबर करूँगा। इससे पहले कि वो दोबारा इसके करीब जाता, कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। वो हड़बड़ाकर पीछे की तरफ हटकर खड़ी हो गई। अगर किसी ने हम दोनों को देख लिया तो क़यामत आ जाएगी। चुप कर जाओ, बीवी हो तुम मेरी, और अगर तुम यहाँ पर मेरे पास मौजूद हो तो किसी को कोई मसला नहीं होना चाहिए। अभी तक रुखसती नहीं हुई है। इसकी आंखों में आंसू आ गए थे। मेरे होते हुए किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है। दरवाज़ा खोलो तो सामने ही अरसल खड़ा था। इसे जमाई रोककर अंदर जाने की कोशिश की तो वो इसके सामने जाकर खड़ा हो गया। क्या मसला है? आधी रात के वक्त यहाँ पर क्या कर रहे हो? वो भाई, मेरे कमरे का एसी ख़राब हो गया है और अब मुझे शदीद नींद भी आ रही है, तो मैं अगर आपके कमरे में सो जाऊँ तो? बिल्कुल भी नहीं, जाकर लाउंज में सो जाओ, मगर वहाँ पर मच्छर होते हैं। सरदार शाहबेज़ के इसके मुंह पर इनकार करने पर वो खुलकर मुस्कुरा दी थी और अंदर ही अंदर भंगड़े डालने लगी थी, जबकि वो अंदर के हालात से अनजान अब मोहतरम शाहबेज़ साहब की मिन्नतें कर रहा था। मगर इसने कोरा जवाब देकर इसको वहाँ से भेज दिया। वो भी दिल ही दिल में खुश हो रही थी। मज़ा आएगा जब अरसल साहब
रात के वक्त बाहर सोएंगे और मच्छर इनको काटेंगे, तब इसके दिल को चैन मिलेगा। ख़ुद को समझता क्या है, घट या कहीं का। जो कुछ इसने मेरे साथ किया है इससे हिसाब लेकर ही रहूँगी। वो तेज़ी से इसके कमरे से निकलकर अपने कमरे की तरफ भागी थी। कहीं ऐसा ना हो कि मोहतरम शावेज दोबारा से इसको पकड़ लें। अपने कमरे में दाखिल होने के बाद दरवाजे के साथ टेक लगाकर वो गहरे गहरे सांस लेने लगी। इसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि इसके मामू और चाचू की बेटियां भी इसी के कमरे में ठहरी हुई हैं। दरअसल वो अपनी ताया साथ के साथ सोती थी और इन दोनों का कमरा हवेली में सब कमरों से ही बड़ा था। क्या हुआ है, सब ठीक तो है? इसकी कज़न ने मायने ख़ेज़ अंदाज में इसकी गर्दन पर एक नज़र डालते हुए कहा। हाँ हाँ, सब ठीक है। तुम्हारी सांसें क्यों फूली हुई हैं? तुम तो कॉन्सर्ट पर जा रहे थे, आखिर कहाँ से वापस आ रही हो? वो इस पर तंज करते हुए बोली। तुम्हारा दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया? किस तरह की बातें कर रही हो? जाहिर सी बात है कॉन्सर्ट पर ही गई थी, मगर तुम्हारी गर्दन की हालत देखकर तो मुझे कुछ और ही लग रहा है। इसे फ़ौरन से अपनी गर्दन पर हाथ रखा था। अपनी नज़रें साइड पर करो। असल में बात यह है कि मोहतरमा शेर की कचार में घुस गई थी। मैंने खुद इन्हें शेर की गार से बाहर निकलते हुए देखा था। इसकी दूसरी कज़न, जो कि हाथ में चाय का कप लेकर वहाँ पर आई थी, मुस्कुराते हुए बोली थी, तुम सब लोग ही फजूल हो। अरे शर्माने की ज़रूरत नहीं है, हम सब भी शादीशुदा हैं। तुम हमसे खुलकर बात कर सकती हो और अगर तुम्हें टिप्स चाहिए तो हम वो भी तुम्हें देने के लिए तैयार हैं। लेकिन प्लीज़ घबराना मत और डरना भी नहीं, क्योंकि डर के आगे जीत है। तुम सब लोगों का दिमाग ख़राब हो गया है। शर्म की वजह से इसके गाल फिर से देखने लगे थे। शीशे में जाकर अपनी गर्दन की हालत देखी तो दिल ही दिल में इसको गालियों से नवाजने लगी। इसका बस नहीं चल रहा था कि वो शाहनवाज साहब की गर्दन तोड़ दे, जिसकी वजह से वो अपनी गर्दन के सामने शर्मिंदा हो गई थी। इनसे तो मैं बदला लेकर रहूँगी, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान की बाजी ही क्यों ना लगानी पड़े। वो दिल ही दिल में पक्का इरादा करते हुए इस जगह को पानी से धोने लगी थी, मगर इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ था। निशान कम होने के बजाय मज़ीद नुमायाँ हो गया था। वो टॉम बॉय बनी घूमती रहती थी। ढंग के कपड़े पहनना तो इसने सीखा ही नहीं था। सुबह 6 बजे का वक्त था। इसका अलार्म बोल बोल कर बंद हो गया था, मगर वो अपनी जगह से टस से मस नहीं हुई थी। तुम्हारा कुछ भी नहीं हो सकता है। इसकी कज़न इसको ज़ोर से लात मारकर वहाँ से चली गई थी। आज इनका कॉलेज में एक बहुत ही अहम टेस्ट था। अगर वो इस टेस्ट में भी फ़ेल हो जाते तो फिर इसे फ़ाइनल देने की इजाज़त नहीं मिलनी थी। मगर मोहतरमा पूरी रात जागकर कोरियन ड्रामे देखती रही थी। इसके दरवाजे पर दस्तक हुई तो इसने हल्की सी आंखें खोली थी, मगर उठना अभी भी मुनासिब नहीं समझा था। बाहर से मुलाजमा की आवाज़ सुनाई दी। बीबी साहिबा बाहर आ जाए, सब नाश्ते पर आपका इंतज़ार कर रहे हैं। दादी जान का हुक्म है कि आप 15 मिनट के अंदर अंदर नाश्ते की टेबल पर पहुँचे। इनकी हवेली में रिवाज था, चाहे काम पर जाना हो या काम से छुट्टी हो, सब लोग नाश्ता इकट्ठा ही करते थे। पूरी रात जागने के बाद अब इसमें ज़रा भी हिम्मत नहीं थी कि वो उठकर बाहर जाती। तकरीबन 5 मिनट मज़ीद गए गुजरे, फिर से मुलाजमा आई और ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा बजाने लगी। जब तक वो अपनी जगह से उठकर नहीं गई और जाकर इसने मुलाजमा को 2 बातें नहीं सुनाई, तब तक वो वहाँ से गई भी नहीं। शीशे के सामने जाकर वो बुरे बुरे मुँह बनाने लगी थी। इसके बाद इसने कमीज़ शलवार पहनी और सर पर बड़ा सा दुपट्टा लिया था। इसकी फ़ीमेल्स कज़न्स उसे देखकर खसियानी हंसी हंस दी थी। वो कुर्सी घसीट कर बैठ गई तो वो दुश्मन जहाँ इसके हैंड सामने बैठा हुआ था। इसके लबों पर भी शरारती सी मुस्कुराहट फैली हुई थी। ज़रा ये जैम तो मुझे पास करना है। इसने जैम शाहनवाज की तरफ बढ़ाया तो इसने जानबूझकर इसके हाथों को अपनी उंगलियों की मदद से हल्का सा छुआ था। वो गड़बड़ा गई थी। जैम इसके हाथों से छूटकर टेबल पर गिर गया था। क्या कर रही हो तुम? तुम्हारा कोई भी काम ढंग का नहीं है। जिस काम में भी हाथ डालती हो उसे ख़राब कर देती हो। इसकी अम्मी ने उसे डांटा, जबकि वो गुस्से से शाहनवाज को घूरने लगी थी। अब आंखें फाड़ फाड़ कर उसे क्यों घूर रही हो? इसमें इसका कोई कसूर नहीं है। दादी जान ने भी उसे लताड़ा था। हाँ हाँ, सारा कसूर मेरा है। गलती मेरी है जो मैं पैदा हो गई, मुझे पैदा ही नहीं होना चाहिए था। वो पायों पटकती हुई वहाँ से चली गई थी। देख रही हैं आप, ज़रा भी तमीज़ नहीं है इसमें। इसका तो मैं दिमाग ठिकाने पर लगाती हूँ। अरे आंटी रहने दें, अभी छोटी है, इस उम्र में सब ऐसे ही होते हैं। दिमाग दिखा है इसका, 7वें आसमान को छू रहा है। शर्म नाम की चीज़ नहीं है इसमें। 15 मिनट के बाद वो खुद इसके कमरे में गया था। कॉलेज क्यों नहीं जा रही हो? मेरा दिल नहीं है। इसे सर तक चादर तान ली थी, जबकि अंदर ही अंदर खौफजदा थी, कहीं ऐसा ना हो कि वो मोहतरम फिर से कल वाले स्टेप्स करना शुरू कर दें।
कल रात काफ़ी देर तक वो इसी बारे में ही सोचती रही थी। तुम्हारा बहुत अहम टेस्ट है, जल्दी से उठो और कॉलेज जाने की तैयारी करो। मैं नहीं जाऊँगी, मेरा दिल नहीं कर रहा है। अगर तुमने 10 मिनट के अंदर अंदर कपड़े ना बदले तो मैं खुद तुम्हारे कपड़े तब्दील करवाऊँगा और मैं जो कहता हूँ वो करके दिखाता हूँ। वो गुस्से से सर झटकते हुए उठी और वॉशरूम में चली गई। और फिर ना चाहते हुए भी इसने यूनिफॉर्म पहन लिया था। इसने मोबाइल निकाला और अपने दोस्त को कॉल मिलाई। आज क्लास बंद करके हम घूमने के लिए जाएंगे। मेरा तो हाइकिंग पर जाने का इरादा है। सर्दियों का मौसम था और दोपहर में भी हाइकिंग की जा सकती थी। वो पिछले 3 हफ्तों से ही प्लान बना रहे थे, मगर इनका कोई प्लान भी कामयाब नहीं हो रहा था। इस बार तो अपनी दोस्तों के साथ मिलकर इसने इस जल्लाद को भी डिस्कस करना था और इससे बदला लेने के तरीके ढूंढने थे। वो इत्मीनान से गाड़ी का फ्रंट दरवाज़ा खोलकर बैठ गई थी। अब इसने किसी किस्म की ज़िद नहीं की थी। इसके चेहरे पर फैले हुए सुकून को देखकर शाहनवाज़ को शिद्दत से कुछ गलत होने का एहसास हुआ था। कहीं फिर से तुम्हारे दिमाग में कोई शरारत तो नहीं चल रही है? क्या आपने मुझे ऐसा समझा हुआ है? इस वक्त मैं सिर्फ़ और सिर्फ अपने टेस्ट के बारे में सोच रही हूँ, जो कल आपकी वजह से ज़ाया हो गया था। आपने कल मुझसे भटका दिया था। अगर आप मुझे ना भटकाते तो मुझे पूरी तैयारी होती। ओह हेलो मोहतरमा, अभी तो मैंने तुम्हें सज़ा ही नहीं दी, वरना जो हरकत तुमने की है इस पर तो तुम्हारी पॉकेट मनी बंद करनी चाहिए थी। नहीं, ये जुल्म मत कीजिएगा। इसने इसके सामने दोनों हाथ जोड़ दिए थे और अपने चेहरे पर दोबारा से मज़लूमियत तारी कर ली थी। वो बस इसको देखकर रह गया था। गाड़ी जैसे ही कॉलेज के सामने जाकर रुकी, वो इसको अलविदा किए बगैर ही अंदर भाग गई, जबकि वो गहरी सांस खारिज करता हुआ गाड़ी रिवर्स करके हवेली की तरफ आ गया। मोहतरमा गेट पर खड़े हुए चौकीदार की तरफ बढ़ गई। अस्सलाम वालेकुम अंकल, कैसे हैं आप? इसने पुरजोश अंदाज में अंकल की खैरियत दरियाफ्त की थी। ये ले अंकल 5,000, किसी को भी मालूम नहीं होना चाहिए कि मैं दरवाजे से ही वापस लौट गई थी। उम्मीद है कि आप मेरा पर्दा रखेंगे। हाँ बेटा, तुम बेफिक्र हो जाओ, उन्होंने इसको तसल्ली दी थी और ये वैसे भी इसका रोज़ का हो गया था। अगर अंकल इसको इजाज़त ना देते तो वो खुद चुप कर निकल जाती थी। इसी वजह से अंकल ने भी सोचा कि क्यों ना अपना भी फ़ायदा किया जाए। तुम्हें लगता है कि हम 3 घंटों में वापस आ जाएंगे? यार इतना कोई लंबा रास्ता नहीं है और तुम्हें तो पता है मार्गला हिल्स का ट्रेल 5 सबसे खूबसूरत है और इतना लंबा भी नहीं है। वहाँ की खूबसूरती देखकर हम थोड़ी देर के लिए वहाँ रुक तो सकते हैं, लेकिन वापस जल्दी ही आ जाएंगे। जाने में शायद 2 घंटे लग जाए, लेकिन वापसी 1 घंटे में ही हो जाएगी। वो काफ़ी हद तक मुतमईन हो गई थी, लेकिन जैसे ही वो थोड़े से आगे गई तो मोबाइल के सिग्नल ही उड़ गए थे। ये क्या हो रहा है? वो गड़बड़ाते हुए बोली थी, क्योंकि अभी तक तो इसने अपनी कज़न को मैसेज भी नहीं किया था। इसके पीछे इसकी कज़न ने ही सब कुछ संभालना था। फ़िक्र मत करो, थोड़े से आगे जाएंगे, रावल पॉइंट पर सिग्नल्स आ जाएंगे। शाहनवाज़ के साथ ताशा का निकाह ज़बरदस्ती किया गया था और निकाह के दिन इसने बहुत ज़्यादा ववेला मचाया था। इसको लगता था कि शाहनवाज़ एक खड़ूस इंसान है, इन दोनों की आपस में कभी भी नहीं बन सकती। वो हमेशा इसको डांटता रहता था। जब से वो समझदार हुई थी तब से ही इसने शाहनवाज़ को गुस्सा करते हुए ही देखा था। इसके बाबा का इसके बचपन में ही इंतकाल हो गया था। इसके बाद दादी जान और दादा जान ने इसकी परवरिश की थी। वो दोनों की ही बहुत लाडली थी, लेकिन इसके बावजूद भी वो शाहनवाज़ के गुस्से से बच नहीं सकती थी। जब भी कोई गलती करती थी तो उसे शाहनवाज़ ही सज़ा देता था। वो उसे स्कूल छोड़ने के लिए भी जाता था और फिर लेने के लिए भी। वो पहले अपने छोटे छोटे मसले के बारे में शाहनवाज़ को बताती थी, लेकिन फिर वक्त गुजरने के साथ साथ इसने शाहनवाज़ के साथ अपनी बॉन्डिंग भी कम कर ली थी और इसकी वजह शाहनवाज़ की डांट थी। वो हद से ज़्यादा शरारती थी, बचपन से ही शरारती करती थी। इसका अपने मेल कज़न्स के साथ भी बहुत ज़्यादा इंट्रैक्शन था, लेकिन शाहनवाज़ की निगाह के बाद ये इंट्रैक्शन भी कम हो गया था और काफ़ी हद तक इसके लिए भी बेहतर हुआ था और ये अच्छी महसूस करके उसे खुशी भी हुई थी। जहाँ तक इसकी अम्मा जान का सवाल था, तो इसकी माँ जान ने उसे शाहनवाज़ के सुपुर्द करके जैसे अपनी ज़िम्मेदारी से हाथ पीछे खींच लिए थे। मोहतरम शाहनवाज़ साहब का इरादा था कि वो दिन के वक्त उसे अपने साथ लंच पर लेकर जाएगा। इसने मैडम निदा को कॉल मिलाई थी। खैरियत दरियाफ्त करने के बाद इसने सबसे पहले मोहतरमा के टेस्ट के बारे में सवाल किया। वो तो आज आई ही नहीं है, मैं आपसे भी इसी सिलसिले में ही बात करने वाली थी। ये कोई तरीका नहीं हुआ, आप मुझे जितना इसके साथ आइंडमेंट होने का कहते हैं वो इतना ही सर पर चढ़कर नाचती है। इसकी वजह से मेरी रेपुटेशन भी ख़राब हो रही है। वो जो बोलने पर आई थी
तो चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। शाहनवाज ने अपने अंदर उठते हुए लावे पर बड़ी मुश्किल से काबू पाया था। इसकी कज़न ने एक बार फिर से इसको धोखा दिया था, यानी इसकी धमकियों का और इसके डराने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ था। ताशा हमेशा वही करती थी जो इसके दिल में आता था। इस लड़की को मेरे हाथों से कत्ल होने से कोई भी नहीं बचा सकता। अब वो इसके पीछे जाने वाला नहीं था, बल्कि हवेली में ही इसका इंतज़ार करने वाला था। मोहतरमा ने ट्रेल पर तकरीबन 6 घंटे गुजारे थे और जैसे ही कॉलेज की छुट्टी का टाइम हुआ तो वो भी वहाँ पर पहुँच गई, लेकिन 1 घंटा इंतज़ार के बावजूद भी कोई भी उसे लेने के लिए नहीं आया था। इसको ड्रामेबाजी करने के लिए एक और बड़ा मौका मिल गया था। जैसे ही वो हवेली के अंदर दाखिल हुई, ववेला मचाते हुए कहने लगी, पिछले 1 घंटे से मैं वहाँ पर खड़ी आपका इंतज़ार कर रही हूँ और आप हैं जो आराम से यहाँ पर बैठकर टीवी देख रहे हैं। मैं तुम्हें दिन के वक्त लेने के लिए आया था, मगर मुझे पता चला कि तुम सुबह ही वहाँ से लौट गई थी बगैर कोई लिहाज रखे। वो इसकी आंखों में आंखें डालते हुए खूनख्वार लहजे में बोला था। इसने बेसाख्ता दाएं बाएं जानिब देखा। दूर दूर तक किसी का भी नामो निशान नहीं था। अम्मी कहाँ पर हैं? वो शॉपिंग के लिए गई हैं। मैंने तुम्हें क्या समझ आया था लड़की? अब की बार इसके माथे पर बल पड़े हुए थे। वो मासूमियत से आंखें टिमटिमाने लगी, मगर इसका भी कोई असर नहीं हो रहा था। वो वाकई बहुत गुस्से में था। इसने लोकेशन ट्रैक की तो पता चला कि मोहतरमा इस वक्त ट्रेल 5 पर घूम रही हैं, जो कि आजकल बहुत ख़तरनाक था। बारिशें होने की वजह से हर जगह पर कीचड़ और फिसलन थी और उसे ये भी यकीन था कि मोहतरमा टॉप पॉइंट गई होंगी। वो आधे रास्ते से वापस आने वालों में से बिल्कुल भी नहीं थी और ये वाकई सच भी था। 5 से 6 बार वो फिसली थी। इसके बाजू ज़ख्मी हो गए थे, इसकी कमर में भी नील पड़े हुए थे। शदीद दर्द हो रहा था। वो बस किसी तरह से अपने कमरे में पहुंचकर आराम करना चाहती थी। मुझसे गलती हो गई है। जो बार बार की जाए वो गलती नहीं होती, बल्कि आदत बन जाती है। मुझे माफ़ कर दें। मेरे माफ़ करने का ही ये नतीजा है कि तुम अब बेलगाम हो गई हो। तुम्हें कुछ भी सुनाई नहीं, समझाई नहीं देता। जल्दी से कमरे के कोने में जाकर खड़ी हो जाओ। अगले 3 घंटे तक तुम वहीं पर ही खड़ी रहोगी और फिर इसके बाद तुम मेरे लाइब्रेरी में चलकर मेरी सारी किताबों को तरतीब दोगी। इस लाइब्रेरी को साफ़ भी करोगी और मेरे कमरे की सफाई भी तुमने ही करनी है। ये सुनकर उसे अपना सर चकराता हुआ महसूस हुआ था। वो इसको बताना चाहती थी कि वो पहले से ही ज़ख्मी है, मगर फिर इस डर से खामोश हो गई थी कि वो उसे मज़ीद डांटेगा। वो खामोशी से अपनी जगह पर ही खड़ी रही। इसकी टांगें शदीद दुख रही थी। इसकी आंखें बार बार आंसुओं से भीग रही थी। जालिम इंसान कहीं का, कुछ भी हो जाए इससे शादी नहीं करूँगी। मैं मर जाऊँगी मगर कभी भी इसकी दुल्हन नहीं बनूँगी। इसको तो ज़रा भी तमीज़ नहीं है कि एक ज़ख्मी लड़की को इस तरह की सज़ाएं नहीं देते हैं। पूरे 3 घंटों के बाद वो उसे लाइब्रेरी में लेकर गया था। वो नीचे झुकने ही लगी थी कि कमर में होने वाली तकलीफ़ की वजह से दर्द से करा उठी थी। क्या हुआ है? तुम ठीक तो हो? वो बेचैनी से इसकी तरफ बढ़ा। जैसे ही इसने इस छोटी लड़की की कमर पर हाथ रखा, वो दर्द के मारे उछलने लगी। क्या हुआ है? दिखाओ मुझे। कुछ भी नहीं, वो कपकपाते हुए लहजे में बोली। जो कहा है वो करो। मैंने कहा है कि कुछ भी नहीं हुआ। वो उसे अपनी तरफ खींचकर इसके कमर के ऊपर से इसकी शर्ट हटा चुका था और वहाँ पर नील पड़े देखकर इसने तकलीफ़ से अपनी आंखें मीच ली थी। ये सब कुछ कैसे हुआ है? फिसल गई थी, इसीलिए मैंने तुम्हें मना किया था कि मगर प्लीज़ मुझे डांटे नहीं। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मुझे लग रहा है कि मैं इस दर्द की वजह से मर जाऊंगी। वो इसके सीने पर सर रखकर छोटे बच्चों की तरह रोने लगी थी। बेवकूफ़ लड़की, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? क्योंकि आप मुझे डांट रहे थे। मुझे लगा था कि आप मुझे इसी से भी बड़ी सज़ाएं देंगे। लेटो यहाँ पर। क्या मतलब है? क्या करने वाले हैं आप? जो कहा है वो करो। वो खामोशी से सोफे पर उल्टी लेट गई थी। इसने इसकी कमर पर से शर्ट उठाई तो वो फिर से दर्द से कराने लगी। अभी मैंने कुछ भी नहीं किया, इसी तरह से ही लेटी रहना। इसने हैंड पेंट उठाई और इसकी कमर पर लगा दी। इसके बाद जहाँ जहाँ इसको ज़ख्म हुए थे इसने इन पर मरहम रखा था और पट्टी भी की थी। अब वो काफ़ी बेहतर महसूस कर रही थी, मगर थकन के मारे इसका बुरा हाल था। आंखें भी नींद की वजह से बंद हो रही थी। अपने कमरे में जाकर सो जाओ। ठीक है, इससे मासूमियत से हाँ में सर हिला दिया था और वहाँ से कमरे में चली गई थी। कमरे का दरवाज़ा अंदर से अच्छे तरीके से लॉक किया था, क्योंकि उसे पता था कि थोड़ी देर के बाद उसे मोहतरम की चिंगारती हुई आवाज़ सुनाई देगी। इसकी उंगलियों की सरसराहट अभी भी उसे अपनी कमर पर महसूस हो रही थी।
लेकिन फ़िलहाल वो कुछ भी सोचने की पोजीशन में नहीं थी। थकन के मारे इसका बुरा हाल था। वो बेड पर लेटी और अगले ही लम्हे गहरी नींद सो गई। वो अपने कमरे में गया था। जैसे ही इसने बेड की चादर उठाई तो सामने के मंजर को देखकर इसके माथे पर बल पड़ गए थे। इस औरत को मेरे हाथों से कोई भी नहीं बचा सकता है। अब तो इसको वाकई में सबक सिखाना होगा। जब भी वो उसे सबक सिखाने का इरादा रखता था, वो मोहतरमा कोई ना कोई दर्द और तकलीफ़ लेकर इसके पास पहुंच जाती थी। सबक सिखाने के बजाय वो इसके ज़ख्मों पर मरहम रखना शुरू कर देता था, लेकिन इस बार तो उसे सबक सिखाना ज़रूरी था। दादी जान रात के 1 बजे जब वो इनके कमरे में दाखिल हुआ, तब भी वो जाग रही थी। उन्होंने अलमारी खोली हुई थी और सारे ज़ेवरात बेड पर रखे हुए थे। वाह दादी जान, आप तो बहुत ही अमीर हैं, वो शरारती अंदाज में बोला। ये सब कुछ तुम्हारी बीवी के लिए निकाल कर रख रही हूँ। अरे दादी जान, इसको इतना फ्री करने की ज़रूरत नहीं है, और वैसे भी इसने कौन सा संभाल कर रखना है। 2 दिनों के बाद इसने सारी चीज़ें ही घुमा देनी है। तुम हो ना इसके साथ, जब तक तुम इसके साथ मौजूद रहोगे तब तक मुझे किसी चीज़ की कोई टेंशन नहीं होगी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरा पोता सब संभालेगा। मैं इसी सिलसिले में ही आपसे बात करने के लिए आया हूँ। आप इसकी शरारतें नाकाबिले बर्दाश्त होती जा रही हैं और वो मेरी सख्ती को भी सीरियस नहीं ले रही है। दादी जान भी इसके पास आकर बेड पर ही बैठ गई थी। मैं चाहता हूँ कि आप इसकी रुखसती कर दें, लेकिन अभी वो 18 साल की भी नहीं हुई है। 2 दिनों के बाद इसकी सालगिरह है। वो 18 साल की हो जाएगी जिस दिन इसकी सालगिरह है। मैं चाहता हूँ इसी दिन ही हम दोनों का निकाह हो और फिर मैं उसे रुखसत करके अपने साथ कश्मीर लेकर जाऊँ। वो इस रिश्ते के लिए भी ज़हनी तौर पर तैयार नहीं होगी। मैं इसको तैयार कर लूँगा, आप इस चीज़ की टेंशन ना लें। आप सिर्फ़ और सिर्फ मुझ पर भरोसा रखें कि आपको मुझ पर एतबार है। मैं तुम पर अंधा एतबार करती हूँ। मैं भी आपसे वादा करता हूँ कि आपका एतमाद कभी नहीं तोड़ूँगा। क्या तुमने इस बारे में बात की है इससे? नहीं, फ़िलहाल तो नहीं, लेकिन मैंने उसे बातों बातों में समझा दिया है। काम मुकम्मल करने के बाद वो मसरूर अंदाज में मुस्कुराता हुआ कमरे में दाखिल हो गया था। सुबह जब वो सोकर उठा तो किचन से उसे चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। यह आवाज़ तो वो लाखों में पहचान सकता था। वो अपनी माँ के पहलू में खड़ी थी और पराठा बनाने की कोशिशों में नाकाम हो रही थी। आमना बेगम ने हाथ में बेलन उठाया हुआ था और इस पोजीशन में खड़ी थी कि जैसे ही वो गलती करेगी तो वो इस पर वार कर देंगी। अम्मा प्लीज़ ना मारिएगा, कसम से शदीद दर्द हो रहा है, वो कराते हुए बोली। पूरे ध्यान के साथ काम करो, अब अगर गलती की तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। तुमने तो आगे जाकर मेरी नाक ही कटवा देनी है। आपको क्या ज़रूरत है इतनी जल्दी अपनी बेटी की शादी करने की? वो इसलिए क्योंकि अब मेरी बेटी मेरे अपने कंट्रोल में नहीं है। कम से कम वो तुम्हें संभाल तो लेगा। मैं तो तुम्हें संभाल भी नहीं पा रही हूँ, और ये सब कुछ तुम्हारी अपनी हरकतों की वजह से ही हो रहा है। कितना समझाया था मैंने, अपनी पढ़ाई की तरफ तवज्जो दो और फ़जूल की शरारतें छोड़ दो, मगर तुम थी कि जिसके सर पर एडवेंचर्स का भूत चढ़ा हुआ था। मैं बता रही हूँ, अगर इस इंसान ने मेरे ऊपर सख्ती की तो मैं थाने में जाकर इसके ख़िलाफ़ तशद्दुद का केस फाइल करूँगी। इसी वक्त अम्मा ने फिर से इसकी कमर पर थप्पड़ मारा तो वो तेज़ी से पीछे की तरफ होकर खड़ी हो गई थी। नहीं करना मैंने काम। वो वहाँ से भागने ही लगी थी कि किसी मजबूत चीज़ से जाकर टकरा गई। हाय अल्लाह, मैं मर गई। ये बुलडोज़र यहाँ पर किसने लाकर खड़ा कर दिया है? वो अपनी नाक सहलाते हुए गुस्से से बोली, लेकिन जब निगाहें उठाकर देखी तो सामने ही इसके शौहर नामदार खड़े थे, जिनके साथ इनका तकरीबन 5 साल पहले ही दादाजान की मर्ज़ी पर निकाह हुआ था। दादाजान खुद तो इस दुनिया से चले गए थे, मगर उसे इस शख्स के साथ फंसा गए थे। तमीज़ से बात किया करो। इसकी अम्मा इसकी तरफ बढ़ी तो वो जल्दी से शाहवेज़ के पीछे जाकर छुप गई। आंटी अम्मी कह रही थी कि निकाह का जोड़ा फ़ाइनल कर लें। बेटा मैं क्या बताऊंगी, मुझे आजकल के फ़ैशन के बारे में क्या पता, तुम उसे अपने साथ लेकर जाओ। जी मैं भी आपको यही कहने वाला था, अगर आप इजाज़त दें। हाँ बेटा हाँ, मेरी तरफ से इजाज़त है, मगर मैं इजाज़त नहीं दे रही। मैं इनके साथ कहीं भी नहीं जाऊँगी। इसने अपनी कल की शरारत याद आ रही थी। सिर्फ यही नहीं बल्कि मोहतरमा ने इसके हेयर ड्रायर में आटा डाल दिया था। सुबह जब वो सोकर उठा, नहाने के बाद अपने बाल खुश्क करने लगा तो वो सारा आटा इसके मुंह और बालों के साथ चिपक गया। उससे से इसका बहुत बुरा हाल था। मोहतरमा को अपनी इस गलती का भी अंदाज़ा था। इसी वजह से इसे साफ साफ इनकार कर दिया था और इसकी नज़रों से बचकर अपने कमरे में घुस गई थी। या अल्लाह प्लीज़ मुझे इस जालिम इंसान से बचा ले। अगर मैं इसके हत्थे चढ़ गई तो इसने तो मेरी खुशियाँ खा जानी है। मैं कैसे एंजॉय करूँगी?
मैं शरारतें कैसे करूँगी। इसकी कज़न ने उसे एक नई खबर सुनाई थी कि तुम इसके साथ कश्मीर जा रही हो, यानी रुखसती के फ़ौरन बाद ही तुम्हारा हनीमून का पीरियड शुरू हो जाएगा। तुम्हारे तो मज़े ही मज़े हैं। जो इसकी कज़न को मज़े नज़र आ रहे थे वो उसे अपनी जान का अजाब लग रहे थे। वो दुल्हन बनी बहुत प्यारी लग रही थी, यूँ लग रहा था जैसे आसमान से कोई परी ज़मीन पर उतर आई हो। लेकिन खौफ के मारे इसका बुरा हाल था। हज़ारों तरह के वहम और वसवसे इसको परेशान कर रहे थे। या अल्लाह, मैं क्या करूं? ऐसा करती हूं कि सोने की एक्टिंग करती हूं। नहीं, इसने मुझे बताया था कि मैं एक फ्लॉप अदाकारा हूं। उसे फ़ौरन ही पता चल जाएगा कि मैं एक्टिंग कर रही हूं। तो मैं क्या करूं? अलमारी में जाकर छुप जाऊं? नहीं, रात सोने से पहले वो अपने लिए नाइट सूट निकालेगा। ऐसा करती हूँ, इसके ड्रेसिंग रूम में जाकर छुप जाती हूँ। वो उठी और अपना लहंगा संभालते हुए खूब एहतियात से बेड से उतरी। इससे पहले कि वो ड्रेसिंग रूम में दाखिल होती, कमरे का दरवाज़ा खुला था। वही जानी पहचानी खुशबू उसे फिर से महसूस हुई थी। वो इंसान कमरे में दाखिल हो चुका था। वो अपनी जगह पर जमकर खड़ी हो गई थी, जबकि उसे कमरे के बीचों बीच खड़ा होता हुआ देखकर वो पहले तो हैरान हुआ और फिर धीमे से अंदाज में मुस्कुरा दिया। कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझसे फरार का रास्ता तलाश कर रही हो? वो छोटे छोटे कदम उठाते हुए इसके पास आया, इसके कंधों पर अपनी थोड़ी रखी। वो इसकी सांसों की तपिश अपने चेहरे पर महसूस कर रही थी। वो मुझे चक्कर आ रहे हैं। वो इसका हाथ पकड़कर उसे बेड पर ले आया, गिलास में पानी भरा और इसकी तरफ बढ़ा दिया। पहले रिलैक्स हो जाओ, मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है। वो इसकी आंखों में देखते हुए पानी का गिलास एक ही सांस में पी गई। मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, मेरे सर में दर्द भी हो रहा है और आंखों के सामने बार बार अंधेरा भी फैल रहा है। फिक्र मत करो, जो काम हमने करना है इसके लिए अंधेरे की ही ज़रूरत होती है। वो बुरी तरह से सटपटा गई थी। मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि मुझे लगता है जब तक मैं इजाज़त ना दूँ तब तक तुम यहाँ से कहीं भी नहीं जा सकती हो। वो इसके बाजू पकड़कर उसे खींचकर अपनी गोद में बिठा चुका था। मुझे सिर्फ़ और सिर्फ 12 बजने की जल्दी है। जैसे ही दोनों बज जाएंगे मैं तुम पर अपनी मोहब्बत निछावर करूँगा। तुम्हें बताऊँगा कि तुम्हें कितना चाहता हूँ। जज्बात से चूर लहजे में अपनी बात मुकम्मल करता हुआ वो इसको अंदर तक लड़ने पर मजबूर कर चुका था। मैं वो बोलते बोलते खामोश हो गई थी, क्योंकि वो जो आखिरी बहाना इसके पास बचा था वो भी ख़त्म हो चुका था। 12 बजते ही वो 18 की होने वाली थी। ठीक है, तुम फ्रेश हो जाओ, मैं यहीं पर ही बैठा तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। तेज़ी से वॉशरूम में घुस गई थी, जबकि इसकी रफ़्तार पर वो हंस दिया था। मोहतरमा ने एक और बड़ी गलती कर दी थी। वो अपने कपड़े लिए बगैर ही वॉशरूम चली गई थी। जैसे ही वो फ्रेश होकर फारिग हुई तो उसे शिद्दत से अपनी गलती का एहसास हुआ। अब क्या करूँ? क्या यही पहनकर बाहर चली जाऊँ? नहीं, इनमें तो पसीने की बू है। फिर क्या फ़ायदा हुआ मेरे नहाने का? वो शशोपन में मुब्तला थी। इससे अचानक ही शाहनवाज़ को एक खूबसूरत सी आवाज़ सुनाई। हुक्म करें आप? वो प्यार भरे अंदाज में बोला। शर्म के मारे ताशा के गाल फिर से लाल हो गए थे। मैं अपने कपड़े बाहर ही भूल आई हूँ। क्या आप मुझे मेरे कपड़े ला देंगे? बदले में मुझे क्या मिलेगा? फ़ौरन ही दूसरी तरफ से सौदा किया जाने लगा था। क्या मतलब है आपका? आपको कपड़े लाने के लिए कह रही हूँ, बनाने के लिए नहीं। ना चाहते हुए भी इसका लहजा तल्ख हो गया था। ये बात तो तय थी कि मोहतरमा को अपनी ज़बान पर काबू नहीं था, चाहे वक्त जैसा भी हो, हालात कैसे भी हों। ज़बान दराज़ी किए बगैर वो रह नहीं सकती थी। ठीक है, तो फिर कपड़े भी भूल जाओ, बल्कि ऐसा करो खुद ही आकर ले जाओ। मैं आंखें बंद कर लूँगा या फिर दूसरी तरफ देख लूँगा, तो मैं नहीं देखूँगा। वो इस वक्त वॉशरूम के दरवाजे के बिल्कुल सामने बैठा हुआ था। उसने अपने घेर तौलिया लपेटा। आप वादा कर रहे हैं ना कि आप मुझे नहीं देखेंगे? जी बिल्कुल मोहतरमा, मैं वादा कर रहा हूँ कि आपको मुझ पर यकीन नहीं है, बल्कि मैं तो कमरे से जाने लगा हूँ। तुम तो ऐसा करो, ईज़ी हो जाओ, फिर मुझे बता देना। ताशा ने हल्का सा दरवाज़ा खोला था। उसके सामने कोई भी नज़र नहीं आया था, क्योंकि वह साइड पर होकर खड़ा हो गया था। जैसे ही वो वॉशरूम से बाहर निकली, किसी ने इसकी पीठ के गिर्द अपने बाजू लपेटे और उसे एक झटके से अपनी जानिब खींच लिया था। शर्म और खौफ के मारे इसने अपनी आंखें बंद कर ली थी और जल्दी से अपने तौलिए को भी पकड़ लिया था, क्योंकि इसका तौलिया लूज़ होने लगा था। ये क्या बदतमीज़ी है? आपने मुझसे वादा किया था। इससे कपकपाते हुए लहजे में कहा तो अगले ही लम्हे से इसके होठों को अपनी गिरफ्त में ले लिया था। मेरी रानी, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि मेरे पास आने से पहले अपने इस शर्मो हया को तुमने साइड पर रखना है, क्योंकि मैं तुम्हें ढेर सारी मोहब्बत, ढेर सारा प्यार देने वाला हूँ। वो अपनी कमर और अपने पेट पर इसकी उंगलियों की हरकतों को महसूस करते हुए बुरी तरह से बेचैन होने लगी थी।
इसकी हालत भी ख़राब होने लगी थी। प्लीज़, इसने हल्की सी आवाज़ में कहा, मगर वो कहाँ इसको बख्शने वाला था। 5 सालों से वो इसके सब्र का इम्तिहान ले रही थी, और अब जब वो इसकी दस्तरस में आ चुकी थी तो वो उसे बख्शने वाला बिल्कुल भी नहीं था। उसे अपने बाजू में उठाकर वो बेड पर ले गया था। जैसे ही 12 बजे इससे एक छोटा सा केक उठाया जिसके ऊपर कैंडला लगी हुई थी। हैप्पी बर्थडे टू यू। बाकी की सेलिब्रेशन कल करूँगा, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इससे वो केक जल्दी से साइड पर रखा था और एक बार फिर से, क्या तुम जानती हो कि मैं तुमसे किस कदर मोहब्बत करता हूँ? वो इसके कानों में झुकता हुआ उसे सवाल करने लगा तो इसने मासूमियत से नफ़ी में सर हिला दिया था। मैं तुमसे इस कदर मोहब्बत करता हूँ कि तुम्हें अपने ऊपर रश्क होने लगेगा। शुक्र आपको करना चाहिए जिससे आपने मोहब्बत की है वो आपकी दस्तरस पर मौजूद है। इसकी नाक को हल्का सा खींचते हुए वो भी इसी के अंदाज में बोलती इसको मदहोश कर चुकी थी। वो एक बार फिर से उसे अपनी गिरफ्त में ले चुका था। जैसे जैसे रात सरकती चली जा रही थी वो दोनों एक दूसरे में मगन होते जा रहे थे और इस पर कतरा कतरा अपनी मोहब्बत निछावर कर रहा था। ताशा खुद को दुनिया की खुशकिस्मत तरीन लड़की तस्वुर कर रही थी। इसके महबूब ने उसे ज़रा भी तकलीफ़ नहीं पहुंचाई थी। अगर उसे ज़रा भी दर्द महसूस होता तो फ़ौरन ही रुक जाता था। उसकी इज्जत करता था, इसका एहतराम करता था। कुर्बत के लम्हात में भी इसने ताशा की बातों को अहमियत दी थी। कोई भी ऐसा काम नहीं किया था और ना ही कोई ऐसी हरकत की थी जिससे ताशा का दिल दुखता। सुबह जब वो सोकर उठी तो वो उसके सीने पर सर रखी हुई थी। सिर्फ गुप्त और शानवान ने उसे दोबारा से 10 बज गए हैं, सब हवेली वाले जाग गए होंगे। मुझे भी बाहर चलना चाहिए। अरे बेगम साहिबा, आपको इतनी टेंशन क्यों हो रही है? आप तो 12 बजे उठने की आदी हैं। और फ़िक्र मत करें, मेरे होते हुए आपको कोई भी कुछ नहीं कहेगा। इसी वक्त ही शाहनवाज का मोबाइल बजा था। इनकी फ़्लाइट में सिर्फ 1 घंटा रह गया था। वो हड़बड़ाते हुए अपनी जगह पर उठ बैठा। तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं? मैं खुद अभी अभी उठी हूँ, वो इसको घूरते हुए बोली थी। और वो भी आपकी वजह से। पूरी रात भी आपने मुझे सोने नहीं दिया। लम्हात को याद करते हुए इसके गाल फिर से तपने लगे थे। वो इसकी तरफ बढ़ा ही था कि इसने शाहनवाज के सीने पर हाथ रखकर इससे ज़ोर से पीछे की तरफ धक्का दिया और वो वाकई पीछे की तरफ हो भी गया था। मोहतरमा, लगता है कि आपने मेरी सारी ताकत अपने पास रख ली है, लेकिन फ़िक्र मत करें, सिर्फ और सिर्फ मुझे कुछ देर का वक्त दें, मैं फिर से रिचार्ज हो जाऊँगा। इसको ज़रूरत नहीं है रिचार्ज होने की। मेहरबानी करें आप तैयार हो जाएं, क्योंकि आप अकेले जा रहे हैं। मैं आपके साथ नहीं जाने वाली, वरना 1 ही साल के अंदर मेरे ट्रिपल्स हो जाएंगे। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं तुम्हें इस कदर मोहब्बत देने वाला हूँ? आप बहुत बुरे हैं। वो हड़बड़ाते हुए उठी थी और वॉशरूम में घुस गई थी। इस बार वो अपने कपड़े अपने साथ लेकर गई थी। जब वो फ्रेश हो रहा था तो वो इससे बचकर दादी जान के कमरे में आ गई थी। दादी प्लीज़ ना, मुझे इनके साथ नहीं जाना है, मुझे आपके साथ हवेली में ही रहना है। ये सोच कर ही कि वो दोनों इस बंगले में अकेले होंगे इसका दिल लरज़ने लगा था। ऐसा नहीं था कि उसे इस इंसान की कुर्बत से खौफ आ रहा था, बल्कि शर्म के मारे इसकी हालत टाइट हो गई थी। कल रात भी वो बार बार, बेटा जहाँ पर शौहर जाता है बीवी को इसके साथ ही जाना होता है, और वैसे भी वो सबसे बेताशा मोहब्बत करता है, तुम्हारा इस कदर ख्याल रखता है। अपनी पोती के लाल गालों को देखते हुए वो अंदाज़ा लगा चुकी थी कि इन दोनों के दरमियान सब कुछ ठीक हो, नॉर्मल है। बाकी कज़न से भी ताशा से कल रात के हवाले से पूछा था। कभी वो शर्माने लगती थी और कभी वो इनको डांट कर खामोश करवा देती थी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारी बर्थडे का गिफ्ट तुम 1 ही महीने के अंदर अंदर मिलने वाला है? इसकी दूसरी कज़न ने इसको छेड़ते हुए कहा। अल्लाह ना करे अभी ऐसा वैसा कुछ हो भी तो। मैं खुद एक छोटी सी बच्ची हूँ। उससे जल्दी से इसकी बात से इनकार किया था तो वो खुलकर हंस दी थी। आप कब तक घर वापस आ जाया करेंगे? मैं तो कहीं जा ही नहीं रहा। आपने तो कहा था कि आपको एक बहुत ही बड़े प्रोजेक्ट के सिलसिले में जाना है। मैंने झूठ बोला था। मैं तुम्हारे साथ ढेर सारा वक्त गुजारना चाहता हूँ, और जहाँ तक काम का सवाल है तो फ़िक्र मत करो, मैं वो घर में बैठकर ही किया करूँगा। तुम मुझे प्यार किया करना और मैं अपना काम किया करूँगा। इस तरह से काम अच्छा हो जाएगा और प्रोडक्टिविटी भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होगी। क्या मतलब? क्या आपने मुझसे झूठ बोला था? तुम मुझसे इतने ज़्यादा झूठ बोलती थी क्या? मैंने तो कभी तुम्हें कुछ कहा नहीं ना। आप मुझे सज़ा देते थे तो फिर आप भी मुझे पनिशमेंट दे दें। इसकी आंखों में हल्का सा झांकते हुए वो फिर से इसको खुद में समेटने पर मजबूर कर गया था। गाड़ी एक बहुत बड़े बंगले के सामने आकर रुकी थी।
जैसे ही वो लोग अंदर दाखिल हुए तो मोहतरमा ने इसके हाथों में झाड़ू सौंप दिया। ये सब क्या है? झाड़ू है और आपने इसकी सफाई करनी है। मैं बाकी फ़र्नीचर वगैरह सेट करवाता हूँ और दूसरे मामलात देखता हूँ। क्या मतलब है आपका? क्या मुझे यहाँ पर मासी बनाने के लिए लाए? ये घर तुम्हारा अपना है। मैं तुम्हें बस ये समझाना चाह रहा हूँ कि इसको अपना घर समझकर इसकी सफाई करो। तो फिर मुलाजमा किस काम के लिए है? मैं इस दिन इस हवेली में मुलाजमा रखूँगा जिस दिन मैं ये समझूँगा कि तुमने इसको अपना घर तस्लीम कर लिया है। जल्दी से सफाई करो वरना मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। अगर तुमने सफाई ना की तो पूरी रात बाहर लॉन में ही खड़ा रखूँगा। इसमें नुकसान आपका ही है। मुझे क्या? वो कंधे उचकाते हुए बोली थी। मेरा कोई नुकसान नहीं है। वो पूरी रात अपने ऑफिस का काम करूँगा, मतलब पैसा बनाऊँगा, और फिर सुबह जब तुम्हारी सज़ा ख़त्म हो जाएगी तो तुम्हें अपनी बाहों में समेट कर रात वाली कसर पूरी कर लूँगा। आप बहुत ही बुरे हैं। वो गुस्से से अपना सर झटकते हुए हवेली की सफाई करने में मसरूफ़ हो गई थी। सिर्फ़ और सिर्फ एक ही पोर्शन की सफाई करनी थी, जो कि इतना मुश्किल काम नहीं था। जब वो झाड़ पोंछ कर के फ़ारिग हुई तो इसकी अपनी हालत बिगड़ चुकी थी। उसे लग रहा था कि इसका काम मुकम्मल हो गया है, मगर ये क्या, अभी तो इसे खाना भी बनाना था। मैंने ज़िंदगी में कभी अपने लिए अंडा भी नहीं बनाया है, मैं जानता हूँ। इसी वजह से आज तुम्हें मैं खाना बनाना सिखाऊंगा और फिर कल से तुम्हारी ही ड्यूटी होगी, क्योंकि मैं मुलाजमा के हाथों का बना हुआ खाना पसंद नहीं करता हूँ। यकीनन इस बारे में तुम्हारी अम्मा जान ने भी तुम्हें बताया होगा। हाँ, ये बात तो सारी हवेली को ही मालूम थी कि वो हवेली की औरतों के हाथों का बना हुआ खाना खाता था, चाहे ताई जान बना लें या फिर चच्ची जान। इसके लिए स्पेशल से किचन में अलग से खाना बनाया जाता था। इसे यूट्यूब पर ओपन की और रेसिपी देखने लगी। इंतहाई बुरा खाना बना था, मगर इसके बावजूद भी शहनवाज ने इसकी बहुत तारीफ़ें की थी। आप मेरा मजाक बना रहे हैं ना? बिल्कुल भी नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। अगर तुम थोड़ी सी मज़ीद मेहनत करोगी तो इससे भी अच्छा खाना बना सकती हो। बस दिल लगा कर बनाया करो। इससे इसका दिल काफ़ी बड़ा हो गया था। रात के वक्त जब वो कमरे में गई तो वो बेड पर ही लेटा इसका इंतज़ार कर रहा था। वो खामोशी से इसके करीब जाकर लेट गई। इसे अपना सर शाहनवाज के कंधे पर रख दिया था। सोने में बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ प्लीज़, मुझे सोना है। ठीक है मेरी जान, ये कहकर इसने आगे बढ़कर लाइट ऑफ कर दी थी। मेरे लिए तुम्हारे आराम से ज़्यादा अहम कुछ भी नहीं है, वो प्यार से इसके माथे को चूमते हुए बोला था, जबकि उसे वाकई अपनी ज़िंदगी पर रश्क आने लगा था। लेकिन अपनी ज़िंदी तबीयत की वजह से इसने फिर से नुकसान उठाया था। शाहनवाज ने उसे सख्ती से मना किया था, चाहे कुछ भी हो जाए मेरी गैर मौजूदगी में तुमने हवेली से बाहर नहीं निकलना, क्योंकि तुम्हें यहाँ के रास्तों के बारे में मालूम नहीं है। इसके बावजूद भी वो घूमने के लिए चली गई थी और फिर रास्ता भटक गई थी। रात का वक्त हो चुका था, मगर उसे ठीक रास्ता नहीं मिल रहा था। रो रो कर इसका बुरा हाल था। दूसरी तरफ शाहनवाज ने सब फोर्सेस को ही मुतला कर दिया था और ख़ुद भी अपने आदमियों के साथ इसको हर जगह तलाश कर रहा था। तकरीबन 6 घंटों की तलाश के बाद वो इसको मिल चुकी थी। वो इसके सीने लगी फूट फूट कर रो रही थी, मगर इस बार शाहनवाज ने इसके गिर्द अपने बाजू नहीं लपेटे थे और ना ही इसको खामोश करवाया था। हवेली वापस आने के बाद भी इसने इस छोटी सी लड़की से कोई बात नहीं की थी। कुछ कहे सुने बगैर ही वो उसे घर ले गया था। वो इससे नाराज़ था। ताशा को शिद्दत से अपनी गलतियों का एहसास हो रहा था। वो इससे माफ़ी मांगना चाहती थी, मगर शाहनवाज ने उसे मौका ही ना दिया। अपनी शरारत की वजह से वो अपनी हंसती बसती ज़िंदगी को ख़तरे में डाल चुकी थी। तकरीबन 2 हफ्तों तक शाहनवाज ने इससे कोई बात नहीं की, तो वो इसके कमरे में चली गई और इसके कदमों में गिर गई। क्या कर रही हो तुम? पागल तो नहीं हो गई? मुझे माफ़ कर दे, मैं वाकई बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ, मैं बस चाहता हूँ कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो जाए। मैं वादा करती हूँ कि वो दोबारा कभी भी आपको शिकायत का मौका नहीं दूँगी, लेकिन प्लीज़ मुझसे ऐसा रवैया ना रखें। मैं आपके बगैर नहीं रह सकती हूँ। आप सोच भी नहीं सकते कि मैं आपसे कितनी मोहब्बत करती हूँ। अगर तुम मुझसे वाकई में मोहब्बत करती हो तो मुझसे वादा करो कि दोबारा ऐसी कोई हरकत नहीं करोगी। मैं वादा करती हूँ। इसने अपने आंसू बेदर्दी से साफ़ करते हुए कहा। अगले ही लम्हे शाहनवाज ने इसको अपने गले लगा लिया था और फिर पूरी हवेली ने ही देखा था कि वो लड़की जिसकी शरारतें उरूज पर थी वो काफ़ी हद तक मैच्योर हो गई थी। 1 साल के बाद अल्लाह ताला ने उसे इस जैसे ही शरारती ट्रिपल्स से नवाजा था। उसी की वजह से इसने 5 दिनों तक शाहनवाज से बात भी नहीं की थी और ना ही उसे अपने करीब आने दिया था। फिर दादी जान ने उसे डांटा कि गुनाह मिलता है
तो इसका दिमाग ठिकाने पर आया। अर्ज़ल अक्सर ही इसके साथ मजाक करता था कि देखो अल्लाह ताला ने कैसे मुकाफ़ात अमल दिखाया, तुम जैसे नमूने तुम्हारी ज़िंदगी में आ गए हैं, अब इंजॉय करो। वो पाँव पटक कर रह जाती। इस दौरान शाहनवाज़ इससे बहुत मोहब्बत करता था। इसकी ये गलतफ़हमी भी दूर हो गई थी कि बच्चों के बाद शाहनवाज़ की मोहब्बत में कमी आ जाएगी। बल्कि अब तो वो पहले से भी ज़्यादा प्यार करने लगा था।